आज है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? ऐसा क्रॉस जिसमें एक कैरेक्टर को लेके इनहेरिटेंस की स्टडी की जाती है, उसे ही मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। या तो हम एक कैरेक्टर बोल सकते हैं, एक कैरेक्टर, और एक कैरेक्टर के कितने ट्रेड होते हैं? 2 ट्रेड। ठीक है, ये मैंने पहले ही बता दिया। ठीक है, तो ऐसा क्रॉस जिसमें एक कैरेक्टर को लेके क्रॉस करवाया गया हो या एक कैरेक्टर के 2 ट्रेड को मध्य क्रॉस करवाया गया हो, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। ठीक है, द क्रॉस बिटवीन 2 प्लांट डिफरिंग इन 1 कैरेक्टर विद कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड इज नोन एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। यानी ऐसे 2 पादपों के मध्य क्रॉस करवाना जिनके दो आपस में ट्रेड भिन्न हो। वही बात है, एक कैरेक्टर को लेके कराना है, 2 पादपों में कराना है जिनके ट्रेड भिन्न होने चाहिए। जैसे कैरेक्टर एक है प्लांट हाइट। क्या है? प्लांट हाइट। प्लांट हाइट एक ट्रेड तो हो सकता है लंबा हो सकता है। ठीक है, दूसरा पादप का जो ट्रेड लेंगे वो विपरीत लेंगे। ट्रेड हमें कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हमेशा विपरीत होते हैं, तो दूसरा जो ट्रेड आएगा वो पहले से विपरीत होगा। ये लंबाई को प्रदर्शित कर रहा है, दोनों के दोनों शो किसको कर रहे हैं? प्लांट हाइट को। लेकिन ये लंबे पादप को शो कर रहा है, ये बौने पादप को शो कर रहा है। यानी दोनों आपस में ट्रेड में डिफरेंट। ठीक है, देखते हैं आगे। मेंडल क्रॉस बिटवीन 2 प्योर प्लांट डिफरिंग इन 1 कैरेक्टर विद कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड। जैसे मेंडल ने 2 पादपों के मध्य क्रॉस करवाया और दोनों आपस में कैसे थे? डिफरेंट थे। एक पादप तो टॉल था, दूसरा डॉर्फ था, बौना था। ठीक है, अब इन दोनों को उन्होंने बीज को एक साथ उगा दिया और फिर उसमें जो फर्स्ट जनरेशन जो प्राप्त हुई, ठीक है, उसमें सभी जो पादप थे वो एक प्रकार के थे। ठीक है, आगे बात समझ में। फिर उन्होंने क्या किया, जो F1 पीढ़ी जो इनसे प्राप्त पादप था उन दोनों के मध्य आपस में प्राप्त क्रॉस करवाया। और कौन सी पीढ़ी प्राप्त की? F2 पीढ़ी। F1 पीढ़ी में तो सारे पादप कैसे मिले बेटा? टॉल मिलेंगे सारे के सारे। अब इन्हीं से क्या करवाया? सेल पॉलिनेशन। ठीक है, सेल पॉलिनेशन के द्वारा F2 पीढ़ी प्राप्त की, जिसमें जो 3 पादप थे वो तो कैसे थे? लंबे, और 2 पादप, एक पादप कैसा था? बौना। टोटल 4 पादप प्राप्त हुए, जिनमें से 3 लंबे थे और एक बौना था। ठीक है, ये F2 पीढ़ी का रेशियो था। ठीक है, अब इसको हम क्रॉस करवा के देख लेते हैं। यहाँ तक का उतार लो, फिर आगे क्रॉस करवा के दिखाएंगे। जैसे कैसे, देखो 2 प्योर प्लांट लिए। और एक बात याद रखना, मेंडल ने जो पेरेंट्स लिए थे ना, वो हमेशा प्योर पेरेंट्स होते हैं। ध्यान रखना, मेंडल ने जो क्रॉस करवाए थे ना, हमेशा मेंडल के लिए पहली शर्त यही है कि जो पेरेंट्स हैं हमेशा प्योर रहने चाहिए। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर करवाते हैं। देखो टॉल के मध्य किए, टॉल पेरेंट्स लेते हैं एक तो देखो कैपिटल टी और यहाँ स्मॉल टी और स्मॉल टी, इन दोनों के मध्य जब क्रॉस करवाया तो F1 पीढ़ी में क्या कौन से पादप मिलेंगे? कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, वापस से देखो ठीक से। देखो सबसे पहले टॉल, कैपिटल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी। ठीक है, अब इन दोनों का सबसे पहले क्या बनाएंगे? ये तो हो गए पेरेंट्स। अब बनाएंगे हम गेमिट बनाएंगे, तो एक कैपिटल टी इसमें से आ जाएगा और एक स्मॉल टी इसमें से आ जाएगा। इन दोनों के मध्य जब क्रॉस करवाएंगे तो ये कौन सा होगा? क्रॉस पॉलिनेशन होगा। कौन सा होगा? क्रॉस पॉलिनेशन। क्यों होगा? क्योंकि देखो डिफरेंट पादप हैं, जब 2 पादपों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है तो ध्यान रखना क्रॉस पॉलिनेशन होता है, सेल पॉलिनेशन नहीं होता। अगर दोनों के दोनों कैरेक्टर अगर समान प्रकार के होते, कैपिटल टी इधर भी कैपिटल टी होता, तो फिर वो सेल पॉलिनेशन होता। समान प्रकार के जनकों के मध्य सेल पॉलिनेशन होता है। जबकि अगर कैरेक्टर दोनों के दोनों पेरेंट्स गेमेट्स डिफरेंस है ना, तो क्रॉस पॉलिनेशन होगा। तो देखो अब यहाँ पर जो मिलेगा ना, वो पीढ़ी कौन सी होगी? F1 पीढ़ी। तो F1 पीढ़ी में कौन से पादप आएंगे? इधर से कैपिटल टी आ जाएगा, इधर से स्मॉल टी आ जाएगा। तो सारे के सारे पादप कैसे मिलेंगे? इम्प्योर टॉल। तो ध्यान रखना, F1 पीढ़ी में जितने भी पादप मिलेंगे ना, सारे के सारे इम्प्योर टॉल रहते हैं। और क्रॉस करवा के देख लो, दूसरा पादप मिलेगा ही नहीं, केवल एक ही प्रकार के पादप मिलते हैं, इम्प्योर टॉल। ठीक है, जबकि भाग टॉल ने भी लिया था, ड्वार्फ ने भी लिया था। ड्वार्फ का लक्षण तो उपस्थित है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। फिर हम इसमें क्या करवाएंगे बेटा? सेल्फिंग करवाएंगे, सेल पॉलिनेशन करवाएंगे, यानी दूसरी तरफ भी सेम प्रकार के
प्लांट लेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, F2P टाइप प्राप्त करने के लिए हम इन्हें सेल्फ पॉलिनेशन करवा देंगे। फिर उसी तरह इन दोनों से सबसे पहले गेमिट बना लेंगे। क्या क्या बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, इससे भी कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। इसका इससे क्रॉस करवा लो पहले, कैपिटल क्या बनेगा, कैपिटल टी, इसका इससे क्रॉस करवा लो, क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इससे करवाओगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसका इससे करवाओगे तो स्मॉल टी। ठीक है, एक बार वापस से ठीक से देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक का उतार लो फिर देखते हैं। ठीक है, तो देखो देखो F2PD प्राप्त करने के लिए F1PD में वापस से सेल्फिंग करवाएंगे। यहाँ क्या करवाएंगे, सेल्फ पॉलिनेशन करवाएंगे तो 4 प्रकार के गेमिट बनेंगे, दोनों में 2 मेल से 2 फीमेल से। ठीक है, तो देखो कैपिटल टी का और कैपिटल टी का आपस में क्रॉस करवाएंगे तो इस विधि को बोलते हैं बेटा, बॉक्स बना के विधि क्रॉस करवाने की विधि को चेकर बोर्ड, जिसकी खुद रेगिनेल्ड एंड सी पुनेट ने की थी। ठीक है, जिसको पुनेट स्क्वायर भी बोलते हैं, पुनेट वर्ग भी। ठीक है, अब देखो कैपिटल टी के मध्य क्रॉस करवाएंगे तो पादप कैसा होगा, कैपिटल टी। अब कैपिटल टी स्मॉल टी के मध्य करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, स्मॉल टी कैपिटल टी के मध्य करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी लिखेंगे। जबकि लिखना स्मॉल टी कैपिटल टी है ना इस वाले बॉक्स में, रीजन उसका ये है क्योंकि सबसे पहले हम कौन सा लक्षण लिखते हैं, प्रभावी लक्षण लिखते हैं, और स्मॉल टी कैपिटल टी में प्रभावी लक्षण कैपिटल टी है, इसलिए थर्ड वाले बॉक्स में यानी इस वाले बॉक्स में पहले कैपिटल टी आएगा फिर स्मॉल टी, फिर इसका इस वाले बॉक्स का क्रॉस करवाओ, स्मॉल टी आएगा। ठीक है, अब देखो अब हम इनका क्या देखेंगे F2PD का जीनोटाइप और फिनोटाइप हमको क्या मिलता है। फिनोटाइप क्या होता है, एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, ये क्या कहलाता है बेटा, क्या कहलाता है, फिनोटाइप। तो देखो हमको इसमें देख लेते हैं लंबे कितने और बौने कितने, 2 ही प्रकार के पादप दिख रहे हैं। देखो ये भी लंबा है, ये भी लंबा, ये भी लंबा, और ये बौना, 2 प्रकार के पादप दिख रहे हैं। तो हम क्या लिख लेते हैं, टॉल एंड ड्वार्फ, 2 प्रकार के दिख रहे हैं। टॉल कितने हैं, ड्वार्फ कितने हैं, वो उसका रेशियो देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो ये भी लंबा, 1 2 लंबा 3 लंबा, तो 3 तो हमको कैसे दिख रहे हैं, लंबा, और 1 कैसा है, बौना, तो 3:1 लिख देंगे। ठीक है, फिनोटाइप क्या आ जाएगा, 3:1। अब देखो जीनोटाइप क्या है, देखो ये भी लंबा है, ये भी लंबा और ये भी लंबा, लेकिन तीनों की लंबाई में फ़र्क है। देखो अगर टी की बात करें तो मान लो एक टी वाला पादप इतना लंबा है तो कैपिटल टी स्मॉल टी वाला लंबा इतना होता है, और स्मॉल टी वाला इतना सा है। तो देखो हैं तो ये दोनों लंबे, लेकिन दोनों की लंबाई में फ़र्क है, ये तो बहुत बड़ा लंबा है और ये हल्का से कम लंबा है। ठीक है, यानी इम्प्योर टॉल है, प्योर टॉल नहीं है, इम्प्योर टॉल बोल सकते हैं उसको। तो देखो कैपिटल टी वाले लक्षण वाले पादप कितने गिन लो, इसमें केवल एक ही है, दूसरा है ही नहीं, तो 1 लिख देंगे। फिर दूसरा लक्षण ले लेते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी यानी मीडियम हाइट वाला, तो मीडियम हाइट वाले कितने हुए, एक तो ये हुआ, एक ये हुआ, तो 2 पादप आ गए। और फिर देख लेते हैं स्मॉल टी वाला 1 कैरेक्टर प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो जीनोटाइप क्या हो जाएगा इसका, 1 to 1। ठीक है, और ध्यान रखना अगर आपको चेक करना है आपका क्रॉस ठीक है कि नहीं, तो इनको दोनों को प्लस करके देख लेना, 3 + 1 = 4, इसको भी क्रॉस करके देख लेना, 1 + 2 + 1 = 4, दोनों के 4 आ रहे हैं, तो मतलब आपका क्रॉस ठीक है। अब इसका मैथमेटिकली सत्यापन देख लेते हैं। ठीक है, मैथमेटिकल वेरिफिकेशन ऑफ F1 मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, अब हमने स्टार्टिंग में कौन सा लक्षण लिया था, F1PD में कौन सा लक्षण प्राप्त हुआ, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, कैपिटल टी इसमें 50% है तो 1/2 लिख दिया, और स्मॉल टी भी 50% है तो ये भी 1/2 लिख दिया। ठीक है, इक्वल फ्रिक्वेंसी में दोनों हमको प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब देखो ये तो होगा F1 जनरेशन का कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखो F2PD प्राप्त करने के लिए हम क्या कर रहे थे, इन दोनों से फिर वापस से सेल्फिंग करवा रहे थे। अब देखो यहाँ से मिटा के नीचे समझा देता हूँ। देखो ये है, मान लो ये है कैपिटल टी और ये है स्मॉल टी। ठीक है, ये कौन सा है बेटा, F1PD का है, जो हमने ये रेशो लिख दिया। इसमें टी भी 50% है कैपिटल टी और स्मॉल टी भी 50% है, तो 1/2 दोनों की इक्वल फ्रीक्वेंसी लिख दी। अब हम क्या कर रहे थे, F2PD प्राप्त करने के लिए वापस से सेल्फिंग करवा रहे थे ना। ठीक है, तो देखो कैपिटल टी ये वाला लिख दिया, ये वाला लिख दिया, और ये कितनी बार लिखा हुआ है, यहाँ पर स्क्वायर और लगा लेना, 2 बार लिखा हुआ है। देखो एक बार तो ये रेशो आ गया, अगर हम इसको 2 बार लिखेंगे तो क्या स्क्वायर लगा सकते हैं, क्योंकि एक बार देखो जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी 1/2,
कैपिटल टी प्लस 1/2 स्मॉल टी। तो देखो कैपिटल टी और स्मॉल टी एक बार है, इसमें मेल और फीमेल दोनों भाग ले रहे हैं। इस पादप को मेल मान लेते हैं, इसको फीमेल। तो देखो मेल का एक बार लिखोगे, फीमेल का भी दूसरी बार लिखोगे। तो क्या देखो स्क्वायर लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, क्योंकि सेम लक्षण वाले पादप को दो बार लिखा हुआ है, एक बार मेल के रूप में, एक बार फीमेल के रूप में, तो दो बार लिख दिया। फिर आगे का स्टेप क्या है देखो, अब हम इसको ओपन करेंगे मान लो, तो क्या लिखेगा 1/2 कैपिटल टी प्लस 1/2 स्मॉल टी। इस वाले इसमें एक स्क्वायर और लगा लेना, तब ये सही होगा। स्क्वायर नहीं लगा रखा, आप स्क्वायर लगा लेना, ठीक है। नोट्स बनाते वक्त स्क्वायर लगा लेना, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्या, अब ये दो दो लक्षण आ गए हमको। देखो अब इन इसका और इसका क्रॉस करवाएंगे तो क्या मिलेगा, कैपिटल टी और कैपिटल टी, ये मिलेगा ना। अब देखो आप इसको ओपन कर लो दोनों बॉक्सों को, तो एक बार 1/2 कैपिटल टी 1/2 स्मॉल टी, 1/2 कैपिटल टी 1/2 स्मॉल टी, दो बार लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, दो बार खोल के लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों के मध्य क्रॉस करवाएंगे। देखो इसका और इसका क्रॉस करवाएंगे, यानी इसका और इसका क्रॉस करवा लो सेम, ठीक है। तो हमको क्या मिला, 1/4 कैपिटल टी, क्योंकि 1/2 मल्टीप्लाई होगा तो 1/4 आ जाएगा। 1/2 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई होगा तो 1/4 आंसर में आ जाएगा, ठीक है। तो 1/4 कैपिटल टी हमको मिला। दूसरी बार हम क्या करेंगे, देखो इसका और इसका के क्रॉस करवाएंगे, तो देखो इसका और इसका क्रॉस करवा के मल्टीप्लाई करवा लो, दो देखो 1/2 इसका 1/2 और इसका भी 1/2, 1/4 हो गया। लेकिन यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, एक बार 1/4 कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। फिर इसका और इसका क्रॉस करवाएंगे तो फिर वही 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये दोनों, ये वाला और ये वाला 1/4 हो जाएगा। ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, देखो कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर तीसरी बार बचा, तीसरी बार में क्या करेंगे हम, इसका और इसका, ये दो ही तो बचे, यानी स्मॉल टी का स्मॉल टी से क्रॉस करवा देंगे वापस से। देखो सब फ्री हो गए, ये वाला बस बाकी है, तो इन दोनों का क्रॉस करवा देंगे। देखो सब स्टार्टिंग से देख लो, सबसे पहले इसका और इसका क्रॉस करवाया था, फिर इसका और इसका क्रॉस करवाया था, इसका क्रॉस करवाया था, फिर इसका इससे क्रॉस करवा देंगे। तो 1 2 3, ये वाली सिचुएशन है, 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है, 4। अब देखो 1 वाली कंडीशन में क्या हुआ, इन दोनों का 1/2 और 1/2 मल्टीप्लाई तो 1/4, और ये कैपिटल तो दो बार कैपिटल टी लिख दिया। फिर दूसरी वाली कंडीशन में इसका इससे हुआ तो क्या हुआ, 1/4, यहाँ भी 1/2 है और यहाँ भी 1/2 है, तो कैपिटल 1/4 कैपिटल टी स्मॉल टी लिख दिया। फिर दूसरी बार इससे इसके मध्य क्रॉस हुआ, यानी 3 नंबर का ये वाला हुआ, तो देखो यहाँ पे 1/4 कैपिटल टी स्मॉल टी, अब की बार इसका और 4 नंबर वाले का हुआ, तो 1/4 कैपिटल स्मॉल टी, ठीक है। यहाँ तक आया समझ में। अब क्या करते हैं, अब हम इनको समान को जोड़ लेते हैं। देखो कैपिटल वाले लक्षण कोई भी इसमें नहीं है, अकेला है, तो 1/4 कैपिटल लिख देंगे, ठीक है। दूसरी बार क्या करेंगे, यहाँ पर 1/4, यहाँ पर 1/4 कैपिटल टी, ये दोनों समान प्रकार के लक्षण हैं, इनको एक जगह लिख देंगे, तो 1/2 कैपिटल टी स्मॉल टी लिख देंगे। फिर थर्ड वाले में इसको अकेले को लिख देंगे, क्योंकि इसका जैसा और कोई लक्षण नहीं है, तो 1/4 कैप स्मॉल टी इस रूप में लिख देंगे, ठीक है। अच्छा तो देखो आगे, अब देखो ये 1/4 को 25% बोल सकते हैं, इसको 1/2 को 50%, इसको 25%। अगर हम इसको 1 माने तो इसको 2 मानना पड़ेगा, इसको 1, तो वापस से देखो मैथमेटिकली सत्यापित हो गया कि देखो कैपिटल टी कितना आया था 1, यानी 25%, और ये 50%, ये 25%, यानी टोटल योग कितना हुआ 1 आया। अतः मैथमेटिकली भी सिद्ध हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, मेंडल का जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस था उस पर मेंडल के 2 नियम आधारित थे। कौन कौन से नियम आधारित हैं, पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है बेटा। इसमें कोई दिक्कत किसी को भी। जेनोटाइप क्या होता है, जेनेटिक मेकअप, और ठीक है जेनेटिक मेकअप को क्या बोलते हैं जीनोटाइप, और फिनोटाइप क्या होता है, एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, क्या कहलाता है, फिनोटाइप कहलाता है, ठीक है। अब देख लेते हैं आगे, यहाँ तक का उतार लो।
अब देख लेते हैं पुनेट स्क्वायर। पुनेट स्क्वायर क्या होता है? ये जो चौकोर बोर्ड होता है इसी को क्या बोलते हैं? पुनेट स्क्वायर, जिसकी खोज किसने की थी? आरसी पुनेट ने। ठीक है, इसको ठीक से बना देते हैं। इस प्रकार का होता है आरसी पुनेट स्क्वायर। ठीक है, जिसमें यहाँ पर मेल को लिखते हैं, यहाँ पर फीमेल को, यहाँ पर मेल के कौन कौन से गैमेट है उसको लिखेंगे, यानी इस साइड में मेल के गैमेट्स दोनों लिखे जाएंगे, इसमें फीमेल के गैमेट, यहाँ पर जो क्रॉस कराने पर जो प्राप्त होगा वो लिखा जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में। देखो इसमें भी वो लिखा है द राइट पॉसिबल गैमेट्स आर रिटर्न टू साइड, इस साइड और इस साइड। ठीक है, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन आर रिप्रेजेंट इन बॉक्स, इन बॉक्सों में ऑल कॉम्बिनेशन जो होगा वो इसमें लिखा जाएगा। आपकी एनसीईआरटी में इतना है नहीं, इसको लिखने की वैसे कोई आवश्यकता नहीं है इस वाले को, ये बस बता रखा है कि पुनेट स्क्वायर है क्या, डिटेल से बता रखा है, आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लिखने की भी कोई आवश्यकता नहीं है 12th के नोट्सों को। बाकी जो नीट की तैयारी कर रहे हैं वो देख लेना एक बार। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब है देखो मैंने क्या बताया था, मेंडल के मोनो हाइब्रिड क्रॉस पर दो नियम आधारित थे। कौन कौन से? पहला तो था लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा कौन सा था? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है? देखो एक एक चीज़ देख लेते हैं। कैरेक्टर आर कॉल कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट इज कॉल्ड फैक्टर। ठीक है, फैक्टर अकर इन पेयर। ठीक है, यानी जो लक्षणों की अभिव्यक्ति है वो फैक्टर के द्वारा यानी कारकों के द्वारा नियंत्रित होती है। फैक्टर्स यानी जीन, जिसको बेट्सन ने क्या बोला था? जीन। ठीक है, और मेंडल ने क्या बोला था? जीन्स को फैक्टर। ठीक है देखो, और फैक्टर्स या जीन हमेशा किस में रहते हैं बेटा? पेयर में। ठीक है, जैसे कि देखो पादप की लंबाई को कौन नियंत्रित कर रहा है? कैपिटल टी और कैपिटल टी इसमें। ठीक है, और ये कैपिटल टी अगर अकेला रहेगा ना तो ये पादप की लंबाई को नियंत्रित नहीं करेगा। पेरेंट्स में हमेशा ये पेयर में रहता है। ठीक है, तो जीन्स हमेशा किस में रहते हैं? पेयर में। ठीक है, अकेला है तो इफेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, अब देखो लक्षणों की अभिव्यक्ति किसके द्वारा की जाती है? फैक्टर्स के द्वारा, और फैक्टर्स हमेशा किस में होता है बेटा? पेयर में, जोड़े में रहते हैं। इस प्रकार अकेले ऐसे लिखोगे ये आपका फैक्टर्स या कारक नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं अगर जब जैसे ही आप क्रॉस करवाते हैं, जैसे कि हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस करवाया जिसमें इस प्रकार पादप लिए थे, इस प्रकार स्मॉल टी, अब इन दोनों के मध्य जैसे ही क्रॉस करवाया ना तो क्या मिला? कैपिटल टी और स्मॉल टी, इस प्रकार का मिला। तो देखो यही बताना चाह रहे हैं F1 PD में दो प्रकार के लक्षण हमें दिखाई देते हैं, एक कैपिटल टी एक और स्मॉल टी, यानी एक तो मदर मेल से आया हुआ, दूसरा फीमेल से आया हुआ, दोनों प्रकार के कैरेक्टर दिखाई देते हैं, लेकिन पादप हमको एक ही प्रकार का प्राप्त होता है। ठीक है यानी F1 PD में दो प्रकार के जीन तो उपस्थित हैं, लेकिन लक्षणों की अभिव्यक्ति केवल एक जीन द्वारा की जाती है, और जिस जीन द्वारा लक्षणों की अभिव्यक्ति की जाती है यानी कैपिटल टी के द्वारा यहाँ पर अभिव्यक्ति की जा रही है, इसी के कारण पादप क्या है? लंबा है। ठीक है, तो इसे ही वह जीन जो अपनी अभिव्यक्ति F1 पीढ़ी में दर्शाता है, अगली पीढ़ी में दर्शाता है, उसे ही क्या बोला जाता है? डोमिनेंट कैरेक्टर। और वह कैरेक्टर जो अपना प्रभाव पीढ़ी में उपस्थित तो रहता है लेकिन अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता, इसे क्या बोलता है? रेसेसिव। यही क्या है? लॉ ऑफ डोमिनेंस है। ठीक है, यहाँ पर देखो अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, एक बार और समझ लो। वैसे तो मैंने समझा दिया, फिर भी समझ लो। देखो F1 PD प्राप्त करने के लिए कैपिटल टी, उसमें देखो प्योर पेरेंट्स से क्रॉस करवाया, हमको क्या मिला? ये टॉल प्लांट मिला। इसके कारण तो पादप कैसा है? डोमिनेंट, जिसके कारण पादप की लंबाई में वृद्धि, और ये उपस्थित है लेकिन अपना प्रभाव नहीं दर्शा पा रहा है। ठीक है, ये अपने देखो उपस्थित है लेकिन पादप की लंबाई में कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दे रहा है, इसलिए इसको रेसेसिव बोलेंगे, इसको डोमिनेंट बोलेंगे। यही लॉ ऑफ डोमिनेंस है। यानी F1 PD में वो लक्षण जो अपना प्रभाव दिखाता है, कैपिटल दिखा रहा है, इसे प्रभावी लक्षण कहेंगे, और वो लक्षण जो F1 PD में अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता है उसे अप्रभावी लक्षण कहेंगे। आई बात समझ में? ये बोलना चाह रहा है लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, देखो एक्सप्रेसिंग ऑफ बोथ कैरेक्टर इन F2 PD बिकॉज इन टी एक्सप्रेस इन एब्सेंस ऑफ कैपिटल टी, यानी F1 PD में कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों तो हैं, लेकिन कैपिटल टी उपस्थित होने के कारण स्मॉल टी अपना लक्षण की अभिव्यक्ति नहीं कर पाता। ठीक है, इस कारण हमको रेशियो कितना प्राप्त होता है? प्रोबेबली
3:1। ठीक। अब इसके कुछ अपवाद भी हैं। ऐसा नहीं है कि हर बार ही जो प्रभावी लक्षण है वो अपना प्रभाव दिखाएगा, अप्रभावी चुपचाप बैठा रहेगा, ऐसा नहीं है। कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं, उनको अपवाद बोलेंगे। ये तो 80-90% ऐसा ही, हर केस में ऐसा ही होता है कि प्रभावी लक्षण अपना प्रभाव दिखा देता है, लेकिन अप्रभावी अपना उपस्थित होते हुए भी अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता। लेकिन ये 80-90% केस में होता है, 10-20% में ऐसा नहीं होता। अप्रभावी भी अपना प्रभाव दिखाता है। ठीक है, और वो एक्सेप्शन के रूप में पढ़ेंगे। कौन कौन से? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस और मल्टीपल एलिजिज्म। ठीक है बेटा, इनको आगे देखेंगे। पहले दूसरा लॉ देख लेते हैं जो मोनोहेबिटिकोस पर आधारित था। वो कौन सा था? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। 2 नंबर डाल देना, इस प्रकार का हेडिंग है। ठीक है, अब देखो ये क्या बताना चाह रहा है, पहले पढ़ लेते हैं। देखो The unit factor L is present in F1 generation do not show any blending and both separate from each other in such of any that gamete receive only one of two gametes। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? देखो, जब F1 पीढ़ी में उपस्थित दोनों कारक, जब F1 पीढ़ी में उपस्थित दोनों कारक, ठीक है, जब एक दूसरे से अलग होते हैं, ठीक है, तो जब F1 पीढ़ी में रहते हैं तो केवल कारक का एक जोड़ी ही अपना प्रभाव दर्शा पा रहा था। दूसरा उपस्थित तो था लेकिन प्रभाव नहीं दिखा रहा था। लेकिन जैसे ही गैमेट निर्माण के दौरान ये अलग अलग होते हैं, तो जो अकेला, जो देखो ये वाला गैमेट आया, ये अपनी पूर्ण अभिव्यक्ति करेगा। ये आया, ये यहाँ पर चुप नहीं रहेगा, ये भी अपना पूर्ण लक्षण दर्शाएगा। ठीक है, जैसे इन दोनों को देखो, गैमेट निर्माण के दौरान दोनों के दोनों अलग अलग गैमेट बनेंगे, दोनों प्रकार के। अब देखो इसको सबको छुपा लो, तो ये वाला जो गैमेट है अब ये कैसा है? प्योर टॉल है, और ये कैसा है? प्योर ड्रॉफ, जबकि यहाँ पर इम्प्योर टॉल है प्लांट। ठीक है, तो जब गैमेट्स निर्माण होता है तो प्रत्येक गैमेट, जोड़ी का गैमेट अपनी लक्षण की अभिव्यक्ति पूर्ण रूप से करता है। ठीक है, आगे देख लो। देखो, गैमेट्स आर प्योर फॉर ट्रेड। ठीक है, जो गैमेट होते हैं ट्रेड के लिए बिल्कुल प्योर रहते हैं। ठीक है, दिस लॉ एक्सप्लेन हाउ डॉर्फ प्लांट्स वर डिस्कवर। ये नियम हमको, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमको ये दिखाता है कि F2 पीढ़ी में जो डॉर्फ प्लांट थे वो अचानक से कैसे पैदा हुए। ठीक है, क्योंकि देखो F1 पीढ़ी में तो ये उपस्थित तो थे, उपस्थित हैं लेकिन दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन जैसे ही F2 पीढ़ी में हम इनको वापस से सेल्फिंग करवाते हैं, तो जो रेसेसिव कैरेक्टर वाला जो प्लांट है उसको वापस से एक्सप्रेस होने का पूरा मौका मिलता है, और वो अपनी अभिव्यक्ति, जो अप्रभावी लक्षण था, F1 पीढ़ी में अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर पाया, वो F2 पीढ़ी में अपनी अभिव्यक्ति खुल के करता है। इस कारण हमको F2 पीढ़ी में ड्वार्फ प्लांट भी प्राप्त होते हैं। ठीक है, F1 पीढ़ी में कोई ड्वार्फ प्लांट प्राप्त नहीं होता, सारे के सारे इम्प्योर टॉल रहते हैं। ठीक है, एक ही प्रकार का पादप प्राप्त होता है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। अब अपन देखते हैं टाइप ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, यानी गैमेट का निर्माण, गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, अब वो देख लेते हैं। पहला एग्जांपल ले लेते हैं, ये कैपिटल ए कैपिटल ए। ठीक है, अब इसका देखो, इसमें दोनों प्रकार के जाइगोट में दोनों प्रकार के गैमेट समान है, तो जब इसमें इन पेरेंट्सों से गैमेट बनाएंगे तो केवल जोड़ी का एक ही कारक गैमेट निर्माण में भाग लेगा, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैपिटल ए। क्योंकि दोनों अगर समान प्रकार के, एक को उतार लो, और दोनों डिफरेंट प्रकार के हैं तो दोनों डिफरेंट प्रकार के गैमेट बन जाएंगे। ये कंसेप्ट है। ठीक है, अब देखो, अगर इसको फॉर्मूले से लिखना चाहो तो क्या लिखेंगे? 2n। ये इसका फॉर्मूला, नंबर ऑफ गैमेट निकालने का फॉर्मूला है 2n, जहाँ पर n क्या है? हेट्रोजाइगस जो पेयर हैं उनकी संख्या, कितने हेट्रोजाइगस पेयर हैं वो लिखना है आपको। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं। देखो यहाँ पर दोनों के दोनों जो दोनों के दोनों हैं गैमेट्स, वो डिफरेंट प्रकार के हैं। तो देखो जैसे इनके गैमेट बनेंगे तो दोनों अलग अलग प्रकार के से अपनी अभिव्यक्ति करेंगे और 2 प्रकार के गैमेट प्राप्त होंगे। अब इस फॉर्मूले से इसको कर लो सेम। हेट्रोजाइगस पेयर कितना है? केवल एक हेट्रोजाइगस है। हेट्रोजाइगस पेयर कौन सा होता है? ऐसा पेयर जिसमें दोनों के दोनों कारक कैसे हों? अलग अलग हों, और इसमें दोनों अलग अलग हैं, एक कैपिटल एक स्मॉल है। तो देखो फॉर्मूले से कर दो, फॉर्मूला है 2n, n बराबर हेट्रोजाइगस पेयर की संख्या। तो देखो हेट्रोजाइगस पेयर कितना है? 1, तो 1 बराबर इसको 2 प्रकार के हमको गैमेट प्राप्त होंगे। 2 प्रकार के कौन से हैं? एक ये है और एक ये है। ठीक है, इसी प्रकार अगले को, अभी ऐसा फॉर्मूला सब में लगा लेना। ठीक है, इसमें देख लेते हैं। इसमें कैपिटल
ए और स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी। तो देखो यहाँ पर भी दो प्रकार के लक्षण प्राप्त होंगे, इससे भी दो प्रकार के गैमेट्स और इससे भी दो प्रकार गैमेट। आपस में तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, टोटल 8 आ गए, या फिर फॉर्मूले से कर लो, एक हेटेरोजाइगस पेयर, दो हेटेरोजाइगस पेयर, तीन हेटेरोजाइगस पेयर, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 टोटल 8, इस प्रकार निकालेंगे। ठीक है। आगे देखो सेकंड, इसको देख लेते हैं। इसमें कितने हैं हेटेरोजाइगस पेयर, एक हेटेरोजाइगस पेयर, एक हेटेरोजाइगस, ये दोनों होमोजाइगस है तो इसको काउंट नहीं करेंगे। तो हेटेरोजाइगस पेयर कितने हैं यहाँ पर 2, एक होमोजाइगस, तो होमोजाइगस को बिल्कुल ही काउंट नहीं करेंगे। ठीक है। तो देखो 2n, n बराबर 2, तो टोटल कितना आ गया बेटा 4, 4 प्रकार के गैमेट बनाएंगे। अब बना के देख लो, इससे दो प्रकार के गैमेट बन रहे हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए, इससे एक ही प्रकार का बनेगा केवल बी, क्योंकि दोनों समान है तो दोनों में से एक लेना पड़ेगा। इसमें दो बनेंगे, कैपिटल डी और स्मॉल डी, मिला लो। इसमें 2 मल्टीप्लाई, इन दोनों में एक बन रहे हैं और इन दोनों में 2 बन रहे हैं, तो 2 मल्टीप्लाई 1, 1 मल्टीप्लाई 1, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, 2 जा 4, 4 प्रकार के गैमेट बनेंगे। ठीक है। यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर भी दोनों होमोजाइगस पेयर है, होमोजाइगस पेयर है, होमोजाइगस 1 1 1, यानी एक प्रकार का गैमेट बनेगा, एक ही प्रकार के गैमेट बनेंगे। इससे भी कैपिटल ए आएगा, इससे कैपिटल बी, इससे सी, बस एक ही प्रकार के गैमेट बन रहे हैं तीनों में। अब चौथा एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें ये एक 1 हेटेरोजाइगस, ये दोनों होमोजाइगस हैं, तो 2 मल्टीप्लाई 1, इससे ये दोनों होमोजाइगस हैं तो मल्टीप्लाई 1, इस ये दोनों के मल्टीप्लाई 2 हेटेरोजाइगस हैं 2, ये भी दोनों हेटेरोजाइगस हैं, ये होमोजाइगस हैं। ठीक है। अब आंसर देख लो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यहाँ पे भी 4 8, 8 प्रकार के गैमेट बनेंगे। ठीक है। अब फॉर्मूले से कर लो, हेटेरोजाइगस पेयर कितना है 8, 1 2 3, 3 हेटेरोजाइगस पेयर हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 बराबर 8 आता है। ठीक है। अब दूसरा, एक तो ये मेथड है गैमेट निकालने का, दूसरा है फ्रॉक लाइन मेथड। अब उससे भी देख लेते हैं, पहले ये उतार लो। आपकी एनसीईआरटी में बुक में अंदर नहीं है, लेकिन बुक के लास्ट में ये सवाल है, तो एक बार प्रैक्टिस कर लेना, तो आप लिख लेना बस थोड़ा सा। ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी के लास्ट में ये एक क्वेश्चन है, मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। अब दूसरा है फोर्क लाइन मेथड। फोर्क लाइन मेथड से कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर दो प्रकार के गैमेट हैं, तो देखो यहाँ पर ये तो सीधा सिंपल है, दो ही प्रकार के मिलेंगे, क्योंकि दोनों डिफरेंट है तो दो अलग अलग प्रकार के बन जाएंगे। इसमें देख लो, इसमें एक ही प्रकार का बनेगा, केवल एक आएगा। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। तीसरा एग्जाम्पल पे आ जाओ, ये है थोड़ा इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना। कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, तो देखो आप क्या करोगे, जीन्स हमेशा पेयर में रहते हैं, तो दो दो के पेयर में रहेंगे, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, तो एक पेयर को उठा लो, अगर स्टार्टिंग का पेयर उठा लो, अगर ये दोनों डिफरेंट हैं स्टार्टिंग के, तो दोनों अलग अलग लाइन में लिख दो ऐसे, कैपिटल ए नीचे का स्मॉल ए, दोनों ये देखो दोनों अलग अलग हैं, तो एक को ऊपर की लाइन में, एक को नीचे की लाइन में लिख दो। ठीक है। अब ये दोनों कैसे हैं, डिफरेंट हैं, तो देखो दोनों इस प्रकार के, दोनों साइड इस प्रकार की लाइन खींच लो। यहाँ पे क्या लिखोगे, कैपिटल बी, यहाँ पर स्मॉल बी, यहाँ पर वापस से कैपिटल बी स्मॉल बी, दोनों के सामने इन दोनों को वापस से एक एक बार मल्टीप्लाई कर दो अलग अलग। तो देखो इनसे क्या बनेगा, ए मल्टीप्लाई ए तो कैपिटल ए कैपिटल बी, ए मल्टीप्लाई स्मॉल बी तो कैपिटल ए स्मॉल बी, यहाँ से क्या आएगा स्मॉल ए कैपिटल बी, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो वह ये वाला स्मॉल ए स्मॉल बी, तो 1 2 3 4, 4 प्रकार के गैमेट्स बन गए। अब इसको चाहे फॉर्मूले से करके देख लो, यहाँ 4 प्रकार का है ना, तो देखो फॉर्मूला क्या था 2n, यहाँ पर हेटेरोजाइगस पेयर कितना है, हेटेरोजाइगस पेयर कितना है 1 हेटेरोजाइगस 2 हेटेरोजाइगस, 2 हेटेरोजाइगस हैं तो 2 मल्टीप्लाई 2 बराबर 4, 4 प्रकार के आएंगे। चाहे फोर्क लाइन मेथड से कर लो चाहे इससे कर लो, दोनों ईजी हैं। तीसरा देख लो, यहाँ पर कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी कैपिटल डी स्मॉल डी, ये हैं। ठीक है, वही वाला हम क्या करेंगे, सिंपल सबसे पहले दोनों अलग अलग, दोनों कैपिटल ए स्मॉल ए, दोनों अलग अलग स्टार्टिंग के दोनों गैमेट को देखेंगे, दोनों अलग अलग प्रकार के, दोनों को अलग अलग लाइन में लिख लेंगे, ये लो लिख लिए। फिर कैपिटल बी सेम प्रकार का मिल रहा है, तो यहाँ पर भी ऐसे लाइन खींचेंगे, एक बार बी लिख देंगे, यहाँ पर ऐसे लाइन खींचेंगे बी लिख देंगे, फिर अगली लाइन में आ जाएंगे, ये दोनों डिफरेंट है तो फिर यहाँ पर ऐसे खींच देंगे डी स्मॉल डी, यहाँ पर कैपिटल डी स्मॉल डी,
अब गैमेट बना लेंगे, इसका इससे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, वो ए बी कैपिटल डी, इसका और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए बी स्मॉल डी। एक प्रकार का गैमेट, दो प्रकार का गैमेट। फिर इसका कर लेंगे स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल डी, फिर स्मॉल ए वापस से नीचे का, ये 3 नंबर का बन गया, कैपिटल बी और स्मॉल डी, 4 प्रकार के गैमेट बन गए। ठीक है, अब इसको फॉर्मूले से कर लो। देखो 1 हेट्रोजाइगस पेयर, 2 हेट्रोजाइगस पेयर, ये तो होमोजाइगस है, तो 2n 2 की 2 4 प्रकार के बनेंगे, तो 1 2 3 4 4 प्रकार के तो बन रहे हैं। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। दोनों अगर दोनों समान प्रकार के तो अब क्या करेंगे, दोनों में से एक को उठाएंगे, समान प्रकार का तो ऐसी लाइन खींचेंगे, फिर दोनों समान, ये बी बी भी दोनों समान है तो फिर एक को उठाएंगे, फिर ऐसी लाइन खींच देंगे, फिर दोनों में से एक को उठाएंगे, ये तो एक ही प्रकार का गैमेट बनेगा ए बी सी। हेट्रोजाइगस पेयर 0, हेट्रोजाइगस पेयर 0, हेट्रोजाइगस पेयर 0, दो की घात कितनी आ जाएगी 1, और 2 का कितना मान आ जाएगा, हमेशा 1 रहता है। ठीक है, हेट्रोजाइगस 0 आएगा ना, सॉरी, और 2 की घात जब 0 लगती है तो उसका मान हमेशा 1 आता है। ये मैथमेटिकल का रूल है। फिर है थर्ड, यहाँ पर एक, अब देखो दोनों यहाँ पर सेम है तो एक बार ही लिखेंगे ए, अब ये दोनों ए दोनों डिफरेंट है तो यहाँ पर कैपिटल वी और यहाँ पर स्मॉल वी, इस प्रकार का लिख देंगे। अब दोनों सी समान है तो वापस से सिंगल एरो लगा के यहाँ सी लिख देंगे, और यहाँ पर भी सिंगल एरो लगा के सी लिख देंगे। तो गैमेट कौन से बनेंगे, ए बी कैपिटल सी, यहाँ पर ए बी सी, 2 प्रकार के गैमेट बनेंगे। अगर यहाँ पर सी दोनों अलग अलग होते, सपोज सी दोनों के दोनों अलग अलग प्रकार के होते, तो कैसे लिखते, देखो कैसे लिखते, यहाँ पर सी दोनों अलग अलग होते, एक बार कैपिटल सी और यहाँ पर स्मॉल सी, फिर यहाँ पर दोनों में कैपिटल सी और स्मॉल सी। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर है 7वें नंबर का, स्टार्टिंग के दोनों अलग अलग हैं तो एक अलग ऊपरली लाइन में लिख लो इसको, देखो इस प्रकार, यहाँ समझा देते हैं। कैपिटल ए स्मॉल ए दोनों लिख दिया, फिर दोनों समान प्रकार के थे, एक बार बी, यहाँ पर बी, यहाँ पर दोनों अलग अलग हैं तो इस प्रकार के सी स्मॉल सी, यहाँ दोनों अलग तो कैपिटल सी स्मॉल सी। अब दोनों समान हैं, एक बार लिख दो बस, कैपिटल डी सॉरी कैपिटल डी। अब मल्टीप्लाई कर दो, 4 प्रकार के गैमेट बनेंगे क्योंकि 2 हेट्रोजाइगस पेयर हैं। 2n बराबर 2 की घात 2 बराबर 4, सिंपल। ठीक है, और आगे का है लॉ ऑफ डोमिनेंस, वो अगली कक्षा में देखते हैं। यहाँ तक कितना, थैंक यू सो मच।